धमाका हो जाए, खुदा न खास्ता शहादतें हो जाएं, खुदा न खास्ता हलाकतें हो जाएं, उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया आता है। और फिर मज़हर साहब, आप हमारे सीनियर दोस्त हैं, बिल्कुल आपका काम है कि जब कोई लापता हो तो आप उसको रिपोर्ट करें, बट ये इस्टेब्लिश करना कि वो लापता कैसे हुआ, किसने किया, या तो आप पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लें, फिर तो ठीक है, वरना उसको इस्टेब्लिश कर लेना कि ये फलाने ने लापता किए, तो दैट इज़ माय क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन मार्क रहेगा जर्नलिज्म पे कि आप बैठ के किस तरीके से इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये सेल्फ डिसअपेरेंस है, ये इन्फोर्स डिसअपेरेंस है, इसके पीछे अवामिल क्या है। इस पर थोड़ा सा आपसे गिला बनता है। फिर प्रैक्टिकली मैं जर्नलिज्म, क्योंकि जहाँ माशरे में जर्नलिज्म होगी तभी माशरा जो है उसकी सही पिक्चर कहीं बाहर जाएगी। तो जिलानी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इनका प्रोग्राम भी बड़ा रेगुलर सुनता हूँ और मैं इनसे एग्री करता हूँ कि हमेशा कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ का वो आए। लेकिन मैं एक किस्सा करता हूँ जो मेरा और उनके दरमियान है, क्योंकि अब ये मौजूद आज, उसके बाद ये पहली दफ़ा हम आमने सामने हुए हैं। मिड May 2014, I was home minister here. जिलानी साहब आवारान गए, पूरा बलूचिस्तान घूमे, उन्होंने एक स्टोरी की बीबीसी के लिए, तो मेरे पास भी मुझे टेलीफोन किया कि आप इस स्टोरी पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो आई एम ओपन। मैं तो शाह साहब को कह रहा था कि जिस मर्जी ने आना है, जिस मर्जी ने बात करनी है, ताकि नैरेटिव जो है वो दोनों आए। तो मैंने फ़ौरन हामी भरी। हम इस्लामाबाद में कहीं पर नशिस्त हुई, मुझे याद नहीं कि बलूचिस्तान हाउस में या इनके ऑफिस में, हम वहाँ पर बैठे। तो उसके बैठने के 2 दिन बाद वो स्टोरी पब्लिश हुई, और उस स्टोरी की जो लीड थी वो जाहिद बलोच साहब के बारे में थी। जाहिद बलोच BSO आज़ाद के चेयरमैन थे, और BSO आज़ाद के चेयरमैन होते हुए वो कहीं डिसअपियर हुए, मिसिंग हुए, सेल्फ है, इन्फोर्स्ड है, जो भी है वो मिसिंग हुए। तो उन पर उन्होंने स्टोरी की। तो नेक्स्ट डे जो स्टोरी थी, सरफराज बुकटी मिनिस्टर होम, वो जाहिद बलोच को जानता ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैंने ये कहा था कि अगर वो स्टूडेंट लीडर हैं तो वो यकीनन किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, उन्होंने लास्ट एग्जाम किसी यूनिवर्सिटी में दिया होगा, वो कहीं इनरोल्ड थे, उन्होंने कहीं कोई पॉलिटिकल जलसा किया होगा, कोई स्टूडेंट प्रोसेशन लीड किया होगा। तो ये सारी चीज़ें कहने के बाद, तो कौन था जाहिद, वो कौन था जाहिद आ गया, उसके आगे पीछे जो कुछ था वो सेंसर हो गया। तो आज गिले का मौका मिला। तो इस जर्नलिज्म के बारे में हमारी ये ओपिनियन है कि आप उस जर्नलिज्म को इस तरह बेहतर कर सकते हैं कि सियाको सबाक के साथ पूरी बात बताएं। अब मैं बलूचिस्तान के चंद एक इशूज़ पे आना चाहता हूँ। तो देखिए, एक है पॉपुलर नैरेटिव, और हमारी यूथ जो है, हमारी यूथ हमारी पावर है। हमारी यूथ हम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और मैं उस पे आने से पहले उसकी मैं मिसालें देता हूँ कि मुझे यहाँ पर बाहर से आए हुए जो ख़वातीन मेहमान थी, उन्होंने मुझे 2-3 ख़वातीन ने ये बात कही कि कल हम मजमे में बलूचिस्तान के यूथ के साथ एंगेज कर रहे थे, तो बहुत सारे लड़के नौजवान हमारे साथ और अकेली औरत, सब ने एहतराम के साथ उसको देखा, एहतराम के साथ हैंडल किया। बाकी पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। बहैसियत बलूचिस्तानी मुझे आप पर फ़ख्र है कि आपने साबित किया है कि आपके नॉर्म्स जो हैं वो बाकियों से मुख्तलिफ हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक इंडिविजुअल ने, जो मायरा खान के साथ किया, एक इंडिविजुअल ने, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ, और मैं बहैसियत बलूचिस्तानी शर्मिंदा भी हूँ, और मायरा खान आपसे माफ़ी का तलबगार भी हूँ। वो पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एक इंडिविजुअल है। पूरे बलूचिस्तान को ये बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके दरमियान मेहमान ख़वातीन खड़ी थी, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एहतराम किया है आपके लड़कों ने। अब जो बलूचिस्तान का इशू है, बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमने बलूचिस्तान के इशू को हमेशा नैरेटिव के एंड से देखा, और पॉपुलर नैरेटिव जो है उसने प्रिवेल किया, परसेप्शन ने प्रिवेल किया, और रियलिटी
परसेप्शन से थोड़ी सी दूर रही और हमारा यूथ एंगेज हुआ उस परसेप्शन के साथ ज़्यादा रियलिटी से अपने आप को आहिस्ता 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 दूर करता रहा। बिकॉज उसकी वजह ये थी कि सोशल मीडिया के आने से जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो थोड़ी बहुत बाकी थी भी, जो नॉर्म्स बाकी थे भी, वो प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा थे। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो वो थोड़े कम हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म होती गई, तो लोग सोशल मीडिया की तरफ आ गए और सोशल मीडिया में हर शख्स जर्नलिस्ट बन गया। हर बंदे के पास कैमरा आ गया और बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर तहकीक के हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें फंसते रहे और उस दलदल में जाते रहे और हमारा यूथ डिसंगेज हो गया। उसने स्टेट के साथ अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। अब उस डिस्टेंस को कम करना है। उस डिस्टेंस को कैसे कम किया जा सकता है? एक तो डायलॉग से कम किया जा सकता है, दूसरा गवर्नेंस से कम किया जा सकता है। जब ये यूथ डिग्री लेकर दर पदर फिरती रहेगी और नौकरियां बेचेंगे तो फिर ये यूथ कैसे एंगेज होगी स्टेट के साथ? हमने ये मॉडल देखा बलूचिस्तान में कि यहाँ पर जो 4th क्लास की नौकरी है वो भी बिकती है। अब ये जो आजकल टेस्टिंग सिस्टम आए हुए हैं माफ़ कीजिएगा, हम सब बलूचिस्तानी हैं, क्या हमें नहीं मालूम है कि ये जो टीचर्स की भर्तियां हो रही है ये मार्केट में बिक रही है और हम इसको बिकने नहीं देंगे। मेरा आपसे वादा है, मुझे जितना मर्जी पॉलिटिकल प्रेशर आ जाए, मुझे सीट से कोई निकाल दे, मैं वादा करता हूं आपसे और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वादा करता हूं, मैं नौकरी नहीं बिकने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे इसमें आपकी सपोर्ट चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। हम सबको पता है इस माशरे में कि नौकरियां बिकती हैं, लेकिन आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको मैं ये कॉन्फिडेंस देता हूं कि आपका नाम कॉन्फिडेंस में रखा जाएगा। बलूचिस्तान के लोगों को मैं ये पैगाम देता हूं कि उनका नाम कॉन्फिडेंस में रखा जाएगा। प्लीज़ आप मुझ तक अप्रोच करें ताकि उन काली भेड़ों की आइडेंटिफिकेशन भी हो सके और उनको इबरतनाक सजाएं भी दी जा सके। अब मैं आता हूं जो परसेप्शन और रियलिटीज की मैं बात कर रहा था। हिस्ट्री को भी हमने बलूचिस्तान में अपनी मर्जी से ड्राफ्ट किया है, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ड्राफ्ट करते रहे और अपनी यूथ को उस हिस्ट्री के साथ एंगेज करते रहे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। 1947 में जब क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुई या क्रिएशन ऑफ इंडिया हुआ तो वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के तहत हुआ और उस ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके बारे में बड़ी क्लियर लिखा हुआ है कि आइदर विद पाकिस्तान और इंडिया, जो आप इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं रख सकते। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जाम ऑफ लसबेला जो मौजूदा जाम है, जाम कमाल साहब जो चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनके दादा ने सबसे पहले अनकंडीशनली पाकिस्तान के साथ इलाक किया। उसके बाद खारान और मकरान के जो नवाब थे उन्होंने इलाक कर लिया। खान कलात ने टाइम मांगा हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से कि मुझे थोड़ा टाइम दें सो दैट मैं डेलिब्रेट कर सकूं। उनका अपर हाउस और लोअर हाउस का एक मॉडल था, उनके साथ मैं बात कर सकूं। वो खुद लिखते हैं इनसाइड बलूचिस्तान में, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, वो उसमें लिखते हैं कि इट वॉज एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर मी टू ज्वाइन पाकिस्तान, जबकि मैं यहाँ एक इंटेलेक्चुअल बन के ये कहता हूँ कि ज़बरदस्ती पाकिस्तान के साथ इलाक किया गया था स्टेट ऑफ कलात का। तो स्टेट ऑफ कलात सरेआब से शुरू होकर वट पे तो ख़त्म हो जाती थी, बाकी बलूचिस्तान किस तरह पाकिस्तान के साथ इलाक हुआ। फिर 1948 में जब ये हुआ तो खान अब्दुल करीम खान जो खान के भाई थे, शहजादा जुल्फ़िकार साहब विल बेयर मी आउट, वो अफ़गानिस्तान चले गए। हमारा पहला इंसर्जेंट, उसको स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान ने पनाह दी। आप देखें कि इस रियासत के ख़िलाफ़ किस मुनज़्ज़म अंदाज में साजिश की जाती रही कि अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे जितने कौम परस्त दोस्त हैं हमारी यूथ को बताते क्या हैं, वो स्टार्ट करते हैं USSR के वॉर से कि पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का हिस्सा बना, US प्रॉक्सी का हिस्सा बना और अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत थी और वहाँ पर फिर ये लड़ाई हुई और ये हुआ वो हुआ। भाई पश्तून ज़िल्मे का जिक्र क्यों नहीं करते हो?
सूफी जुमा खान की किताब फरेब नातमाम क्यों नहीं पढ़ते हो कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की अफगानिस्तान ने मुखालफत की, हमारे पहले इंसर्जेंट को अफगानिस्तान में पनाह मिली, फिर पश्तून ज़िल्मे के नाम पे 1970s में जो प्रॉक्सी पाकिस्तान के खिलाफ शेरपाव साहब का कत्ल, चमन में धमाके, कुचलाक में धमाके, चारसदा में धमाके, तो वो सारी चीज़ें हम, क्योंकि हिस्ट्री कहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से हमारा मतलब होता है, जहाँ से आधा सच बताया जाता है, पूरा सच बताया नहीं जाता है। खान के छोटे भाई चले गए, कुछ अरसे बाद, 1 साल बाद उनके साथ नेगोशिएशन हुई, वो वापस आए और नज़रबंद हुए, और इस तरीके से 1948, जिसको हम पहली इंसर्जेंसी कहते हैं, विद इन फ्यू मंथ्स उसका खात्मा हो गया। फिर 70s में नैब की हुकूमत बनी। नैब की हुकूमत ने पहला काम क्या किया, क्योंकि अब तारीख का हिस्सा है, वो लोग जिंदा नहीं है, हमारी बलोची में कहते हैं कि मरा हुआ शख्स तिनका भी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन उन्होंने पहला काम क्या किया कि हमारा जितना इंटेलेक्ट था, हमारी जो क्रीम थी, वो हमारे टीचर्स थे, वो हमारे पुलिसमैन थे, वो हमारी जो बिजनेसमैन थे, वो किसी और एथनिक बैकग्राउंड से थे, पंजाबी बैकग्राउंड से, सबको यकजंब से कलम से उसको निकाल के और दूसरे प्रोविंसेस में भेज दिया। तो हमारे पास हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो तो उस दिन से डैमेज होना शुरू हो गया जिस दिन हमने अपने उस्ताद को बाहर निकाला, और हम दुनिया की वाहिद कौम है जो अपने उस्ताद को कत्ल करते हैं। जब हम अपने उस्ताद को कत्ल करते हैं तो फिर हम तालीमी मैदान में आगे कैसे जा सकते हैं? प्रोफेसर नाज़िमा तालिब अप्रैल 2009 में मारी जाती हैं, बेदर्दी के साथ शहीद की जाती हैं। क्या गुनाह था उनको? 30 साल बलूचिस्तान में उन्होंने तदरीस का काम किया, हमने उनको शहीद कर दिया, आज तक कोई पूछने वाला ही नहीं। प्रोफेसर क्यानी, प्रोफेसर भट्ट, सो एंड सो ऑन, कितने लोगों को मरवा दिया। एंड क्या है उसका? एंड यही है कि हमारा तालीमी निज़ाम, मैं कल डिनर पे कह रहा था, कहाँ वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर इकरार हुसैन, प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन और उन लोगों ने बनाई, रेज की, और उसके स्टैंडर्ड्स कहाँ थे? और आज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी किस पस्ती में? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सेहत भी लापता है, तालीम भी लापता है, सब बिगाड़ा किसने? लाहौर से कोई पंजाबी वजीर आला नहीं आया, ये सारे सिस्टम हमने तबाह किए हैं, हम बलूचिस्तान के लोग इसके जिम्मेदार हैं। हमने अपनी नौकरियां बेची, हमने मेरिट का सत्यानाश किया, हमने गवर्नेंस को तबाह किया। आपकी पीएसटीपी की किताब, इधर आते हैं लोग, मुझे पता है आपके साथ उन्होंने फिगर शेयर किए होंगे, ये फिगर वो फिगर, सिर्फ पीएसटीपी की किताब पे ये यूनिवर्सिटी अगर पीएचडी कराना चाहे ना तो आपको बलूचिस्तान के सारे मसलों का जो है ना वो जड़ वो पीएसटीपी की किताब है। जिसका जो चीज चाहता है जो मर्जी स्कीम डाल दे, और उसकी स्कीम की जो एलोकेशन है वो 2% है। जिसने 40 साल में मुकम्मल होना है एक 10 किलोमीटर के सड़क में, ये किसी लाहौर वाले ने किया, किसी पंजाबी ने किया, मैंने किया है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। तो हमने अपने मामलात को खुद ठीक करना है। करंट इंसर्जेंसी, मैं ज़्यादा आपसे टाइम नहीं लेता, करंट इंसर्जेंसी पे 2000 से पहले नवाब खैरबख्श बरी जो हैं वो यहाँ पर, अल्लाह उनको भी गरी की रहमत करे, वो यहाँ पर क्वेटा में एक सर्कल लगाया करते थे। जब अफगानिस्तान से लाए गए, हमारी रियासत ने बार बार रिकनसाइल किया। नवाब अकबर खान बुगटी साहब, अल्लाह उनको भी गरी की रहमत करे, उन्होंने अपने चचा का कत्ल किया, उसमें उनको सजाए मौत हुई। सेशन कोर्ट ने उनको सजाए मौत सुनाई, हाई कोर्ट ने उनको सजाए मौत सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजाए मौत सुनाई, लेकिन हमारी रियासत ने रिकनसाइल किया कि नहीं, ये क्योंकि एक नवाब सरदार है तो इनको माफ़ कर देते। उनको उनके कत्ल के समय माफ़ किया गया। बाद में उन्होंने बलोची मेड़ किया और मरका किया, उनसे राजीनामा भी किया। वो रियासत का पहला रिकनसिलिएशन। फिर नवाब खैरबख्श मरी, सरदार अताउल्ला मेंगल, मीर बिजंजो, ये सारे लोग हैदराबाद साजिश केस में अंदर, और फिर रियासत ने दोबारा रिकनसाइल किया। और रियासत ने रिकनसाइल करने के बाद उनको जब हैदराबाद से छोड़ा गया तो नवाब खैरबख्श मरी इसमें इंग्लैंड से अफगानिस्तान गए थे, पाकिस्तान से नहीं गए थे। और इंग्लैंड जब अफगानिस्तान गए, जब वहाँ हालात ख़राब हुए तो हमारी हुकूमत C-130 फौज के गए और नवाब खैरबख्श मरी को रिकनसाइल करके वापस ले आए। फिर नवाबजादा बालाज मरी साहब भी फौत हो गए, अल्लाह उनको भी बख्शे। इंग्लैंड से रिकनसाइल किया, हमारे एक ISI के ब्रिगेडियर साहब थे यहाँ पर, सदीक साहब, वो लेकर आए उनको, 2002 का इलेक्शन उनको जितवाया,
मीर मोहब्बत खान मरी के अगेंस्ट, उनको इलेक्शन जितवाया और वो बलूचिस्तान असेंबली में सिर्फ 1 दिन के लिए आए। तो ये रियासत की रिकंसिलिएशन, एंड लुक हाउ दे रिस्पॉन्डेड। और हमारी रियासत कैसे रिस्पॉन्ड करती है? अब भी रियासत बार बार तैयार है मुज़ाकरात करने के लिए, बात करने के लिए, और मुज़ाकरात से अगर मसाइल हल हो जाएं तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? और किससे वो एक फरीक बात करने के लिए तैयार नहीं है। इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, बहुत सारे उसके इश्यूज हैं, मैं उस तरीके से शायद आज उसको कवर ना कर सकूं, लेकिन ये मौजूदा इंसर्जेंसी, आप लोगों को बसों से उतार के आइडेंटिटी पे मारते हैं। कौन सी बलोच रवायत हमें इसकी इजाजत देती है? कौन सी पश्तून रवायत हमें इसकी इजाजत देती है? कौन सी इस्लामी रवायत हमें इसकी इजाजत देती है? और कॉन्स्टिट्यूशन मुझे क्या कहता है? बहैसियत वज़ीर आला मैंने उसको प्रोटेक्ट करना है, मैंने उसकी प्रोटेक्शन करनी है। हर उस शहरी की जो बलूचिस्तान में बसता है, बलूचिस्तान में ट्रेवल कर रहा है, बलूचिस्तान में रहता है। अब मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं उसकी प्रोटेक्शन का? पहला तो ऑप्शन ये बहुत खूबसूरत ऑप्शन है, पूरा पाकिस्तान ये कहता है बलूचिस्तान का मसला ताकत से ना हल किया जाए। एग्रीड जी, ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, ले आए ना, किससे बात करें? नोबडी इज रेडी टू टॉक विद अस। हम बात करने के लिए तैयार हैं, क्या बात करेंगे? और बात आपसे, अब ये जो तहरीक किसी जमाने में सिर्फ सरदारों के पास होती थी, एक सरदार नवाब खैरबख्श मरी से बात कर ली, खत्म हो गई। सरदार अताउल्लाह खान मैंगल से बात कर ली, खत्म हो गई। अब तो बशीर ज़ेब, डॉक्टर अल्लाह नज़र, सो एंड सो ऑन, फिर उनके नीचे जितने लोग आ रहे हैं, ये सारे लोग, क्या किसी एक शख्स से बात करने से मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा। अब आप मुझे बताएं कि इस दहशतगर्दी को रोकने का तरीका क्या है? और हम सब के पास ये रोड मैप तो नहीं मौजूद, ये रोड मैप तो किसी के पास नहीं है। बात करने का कहते हम सब हैं, हमारा एंकर भी बैठ के एयर कंडीशन कमरे में ये बस जी बलूचिस्तान का मसला बातचीत से हल करे और कुछ ना करे। कर लेते हैं। मजहर साहब किससे बात करें? हुजूर मैं बात करने के लिए तैयार हूं। क्या बात करेंगे? वो आपका मुल्क तोड़ना चाहते हैं, कोई इंसर्जेंसी नहीं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वो आपका मुल्क तोड़ना चाहते हैं और वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। वायलेंस का राइट एक्सरसाइज करने का अख्तियार किसी के पास नहीं है, जो भी हालात हो, अनपैरेलल डेवलपमेंट हो, डेप्रीवेशन हो, कुछ भी हो। हाँ, यूथ की एंगेजमेंट हमारा फर्ज है। ये नाराज बलोच बैठे हुए हैं जिनकी टर्मिनोलॉजी आपने दी, बंदूक वाले को नाराज को, इसके साथ मैंने बात करनी है कि बेटा तुम डिग्री लेकर आए हो, तुम्हें अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती, आओ मैं तुम्हें इंटर्नशिप प्रोग्राम देता हूँ, आओ मैं तुम्हें कर्जे देता हूँ, आओ मैं तुम्हें कारोबार का तरीका सिखाता हूँ, आओ मैं तुम्हें स्किल्ड करता हूँ और तुमको बाहर भेजता हूँ। इनके साथ बात करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बार बार बात करूँगा। मुझसे अभी नीचे शाह साहब कह रहे थे कि आप क्वेश्चंस ना लें, मैं 4 घंटे तक आपके क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ और नहीं करूँगा, मैं आपके सवाल लूँगा और आपके जवाब दूंगा। मैं जवाब दे हूँ आपको, मैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा नैरेटिव पॉपुलर नहीं हो सकता, लेकिन रियलिटी के करीब हो सकता है। आप फिर जज करें, आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, आप तालीम याफ्ता हैं, आप प्रिविलेज्ड हैं कि आप बलूचिस्तान की इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आपका सवाल करना हक बनता है, आपका जवाब देना मेरा हक बनता है, आपको गले लगाना मेरा फ़र्ज़ है, आपकी बात सुनना मेरा फ़र्ज़ है। बार बार सुनूंगा, 1000 मरतबा आऊँगा, जहाँ बुलाएंगे बलूचिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में। अभी मैंने शाह साहब से कहा है, अगला फेस्टिवल इंशाल्लाह ताला हम गवादर में कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह और करेंगे, हर 3 महीने बाद फेस्टिवल करेंगे, 4 महीने बाद करेंगे, बार बार करेंगे, सो दैट वी कैन टॉक टू आवर यूथ, सो दैट हम आपसे बात कर सकें, आपकी बात सुने। आपका गुस्सा है, गुस्सा बजा है। जो गवर्नेंस मॉडल मैंने इंट्रोड्यूस किया है, वो मॉडल कॉम्प्लीमेंट करता है आपके गुस्से को। तो आपके गुस्से को एड्रेस मैंने करना है, मैं उसके लिए तैयार बैठा हूं कि मैं आपके साथ डायलॉग करूंगा, आपको एंगेज करूंगा। आप खफा हैं, आप हुकूमत से खफा हैं, आप मुमकिन है उस हुकूमत की खफगी की वजह से रियासत से खफा हैं। आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, जो आपको इंटरनेट के जरिए एक्सप्लॉइट करते हैं, जो आपको एक फेक नैरेटिव के जरिए एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं बैठा हूं, मैं आपको गले लगाऊंगा, आपका गुस्सा खुश दिली से सुनूंगा। आप मुझसे सख्त से सख्त सवाल करें, मैं सख्त से सख्त सवाल का जवाब नरमी से दूंगा, ये मेरा फर्ज है। और मैं इंशाल्लाह ताला इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। शाह साहब, मैं अब क्वेश्चन आंसर्स के लिए जाऊंगा।
जितने मर्जी क्वेश्चंस करने हैं, जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं अपने नौजवान की हर बात सुनूंगा, हर बात का जवाब दूंगा, उसको बार बार गले लगाऊंगा और इंशाल्लाह उसके मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।